हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीवर। ठीक है, फीवर क्या है आपका? फीवर में हमारा आपको पता है, ये बुखार में क्या आता है, आपका टेम्परेचर जो है बॉडी का बढ़ जाता है। तो फीवर एक तरह से देखा जाए तो सिम्टम है हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी में कोई वायरस जो है वो घुस गया है। और बॉडी में वायरस घुस जाता है तो क्या होता है, जैसे अभी कोविड घुसा हमारी बॉडी में, अगर एंटर कर गया था कोविड, तो क्या हुआ था, हमारी बॉडी जो है उसे मारने के लिए बहुत सारे एंटीबॉडीज जो है वो रिलीज़ करती है। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अपने आप से ही सबसे पहले क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, सबसे पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, जो भी हमारे अंदर वायरस आया है, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम तो ये क्या करती है, इम्यूनिटी सिस्टम करती है, तो ये बहुत सारे एंटीबॉडीज़ करती है। ठीक है, एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ किसके बने हुए होते हैं आपको पता ही है, प्रोटीन से बनते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, और आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, इनका काम भी क्या है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं ये। इनका काम भी क्या होता है कि बहुत सारे जो वायरस हमारे अंदर आ गए उन वायरस को ख़त्म करने का काम है वाइट ब्लड सेल्स भी करती हैं। तो वायरस हमारे अंदर आया तो क्या होगा, आप बहुत सारी जो आपके अंदर के जो इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और वो एक्टिवेट होगी तो वो काफ़ी सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होंगे उस वायरस को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, उस वायरस को ख़त्म करने के लिए, जिसके चलते क्या होगा, आपका टेम्परेचर जो है आपकी बॉडी का इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो जाएगा। तो फीवर देखा जाए तो हमारी बॉडी अपने आप को रिकवर कर रही है, उसका उस रिकवर का सिम्टम है एक तरीके से। ठीक है, कोई डिजीज़ नहीं है फीवर। फीवर क्या है, सिम्टम है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर वायरस घुस गया, बॉडी जो है उस वायरस को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। केमिकल रिएक्शंस के परिणाम स्वरूप हमें क्या आ रहा है, फीवर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो फीवर क्या है हमारा, जब हमारी बॉडी का जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, कितना होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो जब हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है इससे भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इससे बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फीवर हो गया है। ठीक है, किसके कारण हो सकता है, कोई इन्फेक्शन आपके अंदर आ गया है, कोई वायरस आ गया है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका बीएमआर जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज लोड इन बॉडी, ठीक है, बॉडी में लोड बढ़ रहा है, जिसके चलते एनर्जी की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो एनर्जी भी आपको ज़्यादा चाहिए। टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कहाँ से बनेगा, जो भी आप खाओगे कार्बोहाइड्रेट टूटेगा और वो आपकी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो ऑलरेडी ही आपका क्या बढ़ जाएगा, बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका मेटाबॉलिक चेंजेस आपको उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर इसमें है आपका न्यूट्रिएंट लॉस ड्यू टू द पर्स्पिरेशन, वॉमिटिंग एंड डायरिया। ठीक है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, किसके चलते, पर्स्पिरेशन, वॉमिटिंग एंड डायरिया के चलते। ठीक है, क्योंकि आपको स्वेटिंग भी होगी, ठीक है, आपको स्वेटिंग होगी, वॉमिटिंग होगी, ठीक है, और डायरिया होगा, जिसके चलते आपकी जो बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है, वो बॉडी से लॉस हो जाते हैं। वाटर की भी कमी हो जाती है क्योंकि डायरिया है, स्वेटिंग हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपके बॉडी से बाहर चले जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, जो बॉडी में छोटे छोटे से चार्जेस और ये सब घूमते रहते हैं ना, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो भी आपकी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स हैं जो हमारे ब्लड में घूमते रहते हैं और जो फ्लूइड में घूमते रहते हैं, बॉडी के फ्लूइड में वाटर के साथ घूमते रहते हैं, और इनमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पाया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी को क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की तरह एनर्जी देते हैं, जैसे कि आपका NaCl है, Na+ और Cl-। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में वीकनेस होने लगती है तो हम क्या करते हैं, नमक और चीनी का घोल लेते हैं। तो वो क्या है, एक तरीके का आपका वो क्या है, एक तरीके का आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है जो आपकी बॉडी में चार्जेस दे देता है, जिससे आपकी बॉडी जो है फिर एनर्जेटिक फील करती है और बॉडी एनर्जेटिक फील करके अच्छे से आपको अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें से सॉल्ट्स आ गए, एसिड्स आ गए, बेसिस, ये सब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा है, देखो, एक तो वैसे ही आपकी बॉडी में जो एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ चुकी है, लोड बढ़ रहा है, एनर्जी की डिमांड बढ़ी, और फीवर में आपका खाना खाने का मन नहीं करता है। ठीक है, एनोरेक्सिया रहता है, आपको खाना खाने का मन नहीं करता है, जिसके चलते और भी ज़्यादा माल नरिशमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप कभी नोटिस करोगे तो फीवर जब भी आपको आता है उसके बाद आपका वेट जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी जो स्टोर फैट है उसी को यूज़ करती है आपको एनर्जी देने के लिए। खाना खाने का आपका मन नहीं लगता है, एनोरेक्सिक फील करते हो आप, तो इससे क्या होगा, आपका
इससे क्या होगा, आपका जो माल नरिशमेंट आपको देखने को और भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, और भी ज़्यादा माल नरिशमेंट मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स बॉडी से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, खाना खाने का आपका मन नहीं कर रहा बॉडी, और जब एक्सेस अमाउंट में आपको फीवर है, बहुत तेज़ फीवर है, और बहुत आपने डाइट में बहुत कम आपका न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, तो आपका प्रोटीन भी टूटने लगेगा एनर्जी देने के लिए। तो आप सोच लो वो बहुत वीक कंडीशन आपकी बॉडी के लिए होगी, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा बीएमआर, ठीक है। बीएमआर क्या है आपको पता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर्स में। तो बीएमआर में क्या है आपका, बेसल मेटाबॉलिक रेट है आपका, ठीक है। ये क्या होता है आपका, कितना बढ़ जाता है अगर हमारा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो 7% बीएमआर बढ़ेगा, और अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 13% बीएमआर बढ़ेगा, ठीक है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना बढ़ेगा, इसमें अगर आपका 37 की जगह 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो आपकी बॉडी का कितना % बीएमआर बढ़ जाएगा, 13% बीएमआर बढ़ जाएगा। मतलब आपको 13% ज़्यादा अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने हैं, एनर्जी देनी है, कार्बोहाइड्रेट उतना ज़्यादा लेना है आपने, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ये एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका कितना % बीएमआर बढ़ता है। तो ये आपको रखना है याद कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में 7% और 1 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका 13% बीएमआर जो है वो बढ़ता है, ठीक है। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फीवर, ठीक है। टाइप्स ऑफ फीवर में आपके पास 2 तरह के फीवर है, एक है एक्यूट फीवर, एक है क्रोनिक फीवर। एक्यूट फीवर देखो मैंने आपको कल भी वाले उसमें बताया था, एक्यूट कंडीशन कौन सी होती है, मालन्यूट्रिशन में बताया था ना। एक्यूट कंडीशन होती है जो अभी अभी की आई है, ठीक है, कुछ आज जिसका ड्यूरेशन कम है, ठीक है, कम समय के लिए जो है वो एक्यूट है। और क्रोनिक कौन सी है, क्रोनिक जो लंबे समय तक चलती है, ठीक है, तो वो क्रोनिक हो गई। अब इसमें देखो एक्यूट में हमारा क्या है, एक्यूट में जो हमारा ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होता है, मतलब कुछ समय के लिए फीवर आता है आपको, लेकिन कुछ समय के लिए आपको जैसे उसमें वायरल में होता है ना, 3 दिन के लिए फीवर आएगा, 3-4 दिन के लिए, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई होगा, एकदम से इतना खतरनाक टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि बॉडी पूरे तरीके से ऐसा लगता है जैसे शट डाउन होने पे जा रही है, ठीक है। तो वो क्या है, ड्यूरेशन तो आपका शॉर्ट होगा, लेकिन टेम्परेचर जो है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। 104 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर आपका जो टेम्परेचर है वो चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी जब ऊपर आपका टेम्परेचर चला जाएगा इसमें, तो वो हाई फीवर के दौरान होता है। वैसे हमारा कितना होना चाहिए नॉर्मल केस में, हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर होना चाहिए फ़ारेनहाइट में, और सेंटीग्रेड में होना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो ये हमारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसकी जगह हो जाता है आपका 104 से ऊपर। तो सोचो हमारा कितना % बीएमआर जो है वो बढ़ रहा होगा, ठीक है, यानी कि 7% को लगा लो आप, कितना टेम्परेचर बढ़ा है अब हमारा 98 के बाद देखेंगे तो 4 2 6, ठीक है, लगभग 6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारा टेम्परेचर बढ़ा है। तो इसका मतलब 7 डिग्री से लगा लो 42% जो है हमारा 42% जो है हमारा बीएमआर बढ़ गया है, ठीक है। मतलब हमें इतना सारी एनर्जी से अब अपनी डाइट से एनर्जी बढ़ानी है, ठीक है। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम देखेंगे अलग अलग यूनिट्स हैं, चाहो तो आप 37 डिग्री पे इस डिग्री सेंटीग्रेड में नाप सकते हो या फिर फ़ारेनहाइट में नाप सकते हो, दोनों में से एक यूनिट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग यूनिट है, जैसे हम किलोग्राम और ग्राम को करते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग यूनिट्स हैं। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा नॉर्मल केस में होना चाहिए, लेकिन फीवर में कहाँ पहुँच जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है। अब देखो लगभग कितना 3 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बढ़ रहा है टेम्परेचर। तो आप देखो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा 3 बढ़ेगा, और आपका 13 × 3 39% आपकी जो बीएमआर है वो बढ़ जाएगा, और आपकी रिक्वायरमेंट भी डाइट में आपको कितनी बढ़ानी होगी, 39% तक आपको अपना डाइट में कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना होगा, ताकि आपकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। तो यही है आपका जो फीवर में टेम्परेचर है वो आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुँच जाएगा, और या फिर सेंटीग्रेड में अगर हम बात करें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुँच जाएगा। इसे लिख लेना, सेंटीग्रेड में भी आ सकता है और फ़ारेनहाइट में भी आ सकता है, ठीक है। तो नोट्स में लिख लेना 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। एग्जाम्पल है हमारा इसका, जो आपका एक्यूट फीवर यानी कि कम समय के लिए आ रहा है, 3-4 दिन के लिए, और एकदम से आकर के हाई टेम्परेचर पे है, ठीक है।
तो आपको टाइफॉइड, चिकन पॉक्स और मलेरिया इसमें मलेरिया में ये वाला एक्यूट फीवर जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, टाइफॉइड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मलेरिया हो गया, इसमें क्या होता है, ये एक्यूट फीवर के एग्जाम में आता है कि कौन सा एक्यूट फीवर का है और कौन सा आपका क्रोनिक फीवर का है। ठीक है, तो इसमें आपको देखो एकदम से फीवर आता है। अगर टाइफॉइड है आपको तो एकदम से फीवर आएगा, चिकन पॉक्स में एकदम से फीवर आएगा, 3-4 दिन रहेगा, हाई फीवर होगा और एकदम से आपका ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें बीएमआर जो है आपका रैपिडली बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमने देखा 39% बीएमआर आपका एकदम बढ़ गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको तो आपकी जो एनर्जी की डिमांड है वो भी आपको रैपिडली पूरी करनी होगी। एक तो वैसे एनोरेक्सिक है, खाना खाने का मन नहीं है व्यक्ति का, ऊपर से क्या है आपका बीएमआर भी एकदम से बढ़ गया है। ठीक है, तो आपको एनर्जी की डिमांड भी जो है वो तुरंत करनी होगी। ठीक है, सिम्टम भी क्या होता है इसमें, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, मतलब कम कम समय के लिए सिम्टम रहता है कि 3-4 दिन ही रहेगा नहीं फीवर, तो सिम्टम भी क्या रहेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहते हैं। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि इसमें टाइफॉइड और आपका टाइफॉइड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मलेरिया हो गया, इन सब चीज़ों में वायरल हो गए छोटे मोटे, जो इन सब चीज़ों में जैसे आपका एक्यूट फीवर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर है क्रोनिक फीवर। क्रोनिक फीवर में ड्यूरेशन क्या है, लंबा है। ठीक है, ड्यूरेशन तो हमारा बहुत लंबे समय तक रहता है, कई महीनों तक ये फीवर रहता है। ठीक है, और आपका जो टेम्परेचर है वो लो ग्रेड होता है। ठीक है, लो ग्रेड टेम्परेचर आपको इसमें देखने का, मतलब बहुत तेज़ नहीं बढ़ेगा। यहाँ तो जैसे 104 से भी ऊपर हो गया था ना, यहाँ पे इतना नहीं होगा। जैसे 98 डिग्री है तो 98 डिग्री की जगह 99, 100 तक हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री तक हो जाएगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, आपको बस अंदर से फील होगा कि हाँ मेरी बॉडी थोड़ी सी गर्म हो रही है, हीटअप हो रही है। ठीक है, तो इसमें फीवर बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, तो ड्यूरेशन तो बहुत लंबा है। ठीक है, सॉरी, लंबे समय तक रहता है, ड्यूरेशन तो बहुत लंबा है, कई महीनों तक ये फीवर रहता है। ठीक है, पर टेम्परेचर लो रहता है इसमें। ठीक है, एकदम से जैसे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, फिर है तो इसमें बीएमआर भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और सिम्टम भी जो रहेंगे वो लंबे समय तक रहेंगे आपके क्रोनिक में। ठीक है, क्रोनिक का एग्जाम्पल आपने देखा होगा ट्यूबरक्लोसिस में हमारा देखने को मिलता है। टीबी में आपने देखा होगा, टीबी वाली प्रॉब्लम में खूब सारा क्रोनिक होता है, जिसको टीबी की प्रॉब्लम होती है, ट्यूबरक्लोसिस की होती है, उसे बहुत कई महीनों तक फीवर रहता है। ठीक है, लेकिन हल्का रहता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीएमआर आपकी बॉडी का बढ़ जाता है। ठीक है, अब बॉडी तो खैर डैमेज हो ही रही है, वायरस रह रहा है आपके अंदर, तो हार्मफुल तो वो है ही है, लेकिन फिर भी जो क्रोनिक फीवर है वो लंबे समय तक रहता है और एकदम से आपको फील भी नहीं होगा। कई दिनों में तो आपको लगेगा यार कि मेरी तो बॉडी थोड़ी थोड़ी गर्म हो रही है, एकदम से तो आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्यूट में आप एकदम से ही जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन आप बिस्तर पर हो जाओगे, 3 दिन बिस्तर पर ही रहोगे। ठीक है, एक्यूट में आपको किसी भी काम को करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये है आपके टाइप्स ऑफ फीवर। अब इसमें से सबसे पहला टाइप है वो हम पढ़ेंगे टाइफॉइड के बारे में। ठीक है, तो टाइफॉइड क्या है, एक तो एक्यूट फीवर है, कौन सा है, एक तो ये है आपका फीकल ओरल रूट से आता है टाइफॉइड। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि टाइफॉइड हमारा किससे आता है, फीकल ओरल रूट से आता है। ठीक है, टाइफॉइड हमारा किससे आता है, फीकल ओरल रूट से। ठीक है, जैसे हमारा इससे पहले कौन सा हमने पढ़ा था फीकल ओरल रूट वाला, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस वाले पढ़े थे ना हमने, वो भी सॉरी बी तो नहीं था, बी दूसरे से था। हेपेटाइटिस वाले में हमने देखा था कि वो भी क्या था, ओरल फीकल रूट से थे, जिसमें से हेपेटाइटिस ए जो था वो ओरल फीकल रूट से था, है ना। और इसके अलावा हेपेटाइटिस ए जो था वो ओरल फीकल रूट से था, और आपका बल्कि ओरल फीकल क्यों, फीकल ओरल होगा। ठीक है, फीकल ओरल होगा। ठीक है, पहले फीसस में होता है वो, उसके बाद ओरल में पहुंचता है। ठीक है, पहले जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, कोई बाहर फ्रेश होकर आया है वहाँ उसमें आपकी जो घर में मक्खियाँ बैठती हैं वो बैठेंगी, और फिर वो पानी या किसी में आकर के बैठ जाएंगे और आप उसे खाओगे तो वो वायरस जो है वो आपकी बॉडी में चला जाएगा जब भी आप उसे कंज्यूम करोगे। तो ठीक है, तो ये फीकल ओरल रूट है टाइफॉइड, जैसे कि हमारा हेपेटाइटिस वाला भी था। तो हेपेटाइटिस और टाइफाइड दोनों क्या है, फीकल ओरल रूट से आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पर हेपेटाइटिस बी और सी वाला किससे था, बी और सी वाला हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, डेंटल ड्रिल्स, ब्लड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और स्लाइवा से था, बी और सी वाला। ठीक है, चलो अब इसमें अब टाइफॉइड क्या हो गया हमारा, एक तो ओरल फीकल रूट से आ रहा है वो टाइफॉइड। ठीक है, दूसरा एक तो एक्यूट है ये, और एंट्रिक फीवर है। ठीक है, एक्यूट क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, एक्यूट का मतलब क्या है, कुछ समय के लिए रहता है, 3-4 दिन के लिए। ठीक है, और एंट्रिक फीवर का मतलब क्या है, ये जो एंट्रिक वर्ड है ये इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है। ठीक है, एंट्रिक फीवर मतलब इंटेस्टाइन, हमारी जो छोटी आंत है उससे, हमारे इंटेस्टाइन छोटी आंत और बड़ी आंत जो है उससे रिलेटेड है हमारा ये एंट्रिक फीवर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फीकल है। ठीक है, टाइफॉइड कहाँ से आ रहा है हमारा, फीकल से आ रहा है। ठीक है, फीकल मतलब जो लोग फीसिस मटेरियल अपना बाहर वॉशरूम की जगह वो बाहर यूज़ करते हैं फ्रेश होने के लिए, तो वहाँ पे इसीलिए जो हमारे सरकार है उन्होंने सभी को क्या बोला है कि आप अपने घर के अंदर ही
फ्रेश हुआ करो। लेकिन फिर भी लोग जो गाँवों में बाहर जाते हैं तो उनको उनके अंदर अगर वायरस है टाइफाइड का, ठीक है, वो बाहर खेतों में गए हैं फ्रेश होने के लिए, तो जो उनका वेस्ट मटेरियल है उसमें वायरस होगा, ठीक है। और क्योंकि एंट्रिक है ना, इंटेस्टाइन में रह रहा है ये वायरस, ठीक है, तो ये फिर इंटेस्टाइन से कहाँ आएगा, उनके वेस्ट मटेरियल में निकल के आएगा। फिर वो खेत में उनकी वेस्ट मटेरियल पड़ा रहेगा, वहाँ पे वो आप आसपास जो मक्खी कीड़े हैं वो घूमेंगे, वो उस पर बैठेंगे, फिर वो आकर के आपके घर के वही मक्खी कीड़े उस वायरस को अपने साथ लेकर के कहाँ जाएंगे, आपके घर में खाने पे बैठते हैं, पानी में आते हैं, फिर वही वायरस जो है आपके घर के खाने और पानी तक पहुँच जाएगा, और जब आप उसको कंज्यूम करोगे तो वो आपके अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। तो फीकल से आपका क्या है, ये फूड एंड वाटर पे जाएगा, आपके फूड एंड वाटर में गया, आपने फूड एंड वाटर को कंज्यूम किया अपने माउथ से, और फिर आपके इंटेस्टाइन में भी चला गया। फिर आप भी गए बाहर फ्रेश होने के लिए, जब आप फ्रेश होने के लिए गए तो आप अपना वायरस भी कहीं बाहर छोड़ा है, फिर ये किसी और के फीकल, आप अपना वायरस फीकल के थ्रू छोड़ा है, फिर वो कहीं और फैल गया, ठीक है। तो ये इसका ओरल फीकल रूट है, ठीक है। तो मतलब ये एक तरीके से साइकिल है, इसलिए बाहर आपको बोला जाता है कि आप सबको अपने घर के अंदर ही फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। तो ये ओरल फीकल रूट है। अब इसमें क्या होता है, ये बॉडी में, ये क्या है, नेचर में कैटाबोलाइज है। कैटाबोलाइज का मतलब क्या होता है, तोड़ता है टाइफाइड, क्योंकि एकदम से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉडी में एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए आपकी बॉडी में एनर्जी की डिमांड बहुत बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जैसे क्या क्या चाहिए आपको, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए। तो जितने भी आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन वगैरह स्टोर होंगे वो सब आपकी बॉडी की एनर्जी को देने में टूटने लगेंगे, और बॉडी का जो स्टोर है वो सब टूट जाएगा। तो बॉडी में क्या कैटाबॉलिक है ये, इसमें कैटाबॉलिक है तो क्या होगा, जितने भी स्टोर न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। और आपका जो लीन बॉडी मास है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि आपकी बॉडी में मसल्स हैं, ठीक है, प्रोटीन है। अब आप खाना तो खा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा है, आपको एनर्जिक फील हो रहा है, तो आपके पहले तो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया 1-2 दिन में, जितना भी स्टोर था ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या हुआ, फैट खत्म हुआ। फैट खत्म होने के बाद जो प्रोटीन है और जो आपकी मसल्स हैं वो भी आपको एनर्जी देने में खत्म होने लगी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो आपका बीएमआर बढ़ जाएगा, बीएमआर बढ़ेगा तो आपकी क्या होगी, एनर्जी की जो डिमांड ऑफ एनर्जी है। बीएमआर वाला चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाया है कि बीएमआर होता है क्या है। बीएमआर क्या है, हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है। जो भी मैं खाती हूँ वो टूटता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है मुझे देता है एनर्जी, ठीक है। अब मेरी बॉडी जितनी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, ठीक है, अगर मेरी बॉडी एक्टिव है, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, घूमती फिरती हूँ, तो वो सारा जो भी मैंने खाया है वो उसको यूज़ कर लेगी बॉडी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि बीएमआर, ठीक है। हमारा बीएमआर में क्या है, एक्सरसाइज तो नहीं आएगी, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो कितना अच्छा काम करना है, ठीक है। अगर मेरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स फिट हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं तो जितना भी मैं खाऊंगी फालतू की चीज़ें वो उसको यूटिलाइज कर लेंगी, ठीक है। यूटिलाइज कर लेंगी मुझे बॉडी की हीट देने के लिए, बॉडी को एनर्जी देने के लिए, और मेरे ऑर्गन्स फटाफट काम करेंगे। तो वो ऑर्गन्स जब मेरे अच्छे से काम करेंगे तो सारा जो बॉडी की जो एनर्जी है वो सब यूटिलाइज करते रहेंगे, जिससे मेरी बॉडी जो है हेल्दी रहेगी। तो ये बीएमआर जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो आपकी बॉडी की एनर्जी जो है वो भी डिमांड भी बढ़ेगी। एनोरेक्सिया के कारण आपको एपेटाइट नहीं है, भूख नहीं लग रही है, ऑल ग्लाइकोजन स्टोर भी जो है आपकी बॉडी का ख़त्म हो गया है, ठीक है। इनटू ग्लूकोज और फिनिश्ड ग्लाइकोजन, सभी ग्लाइकोजन स्टोर जो हमारी जितना भी ग्लूकोज इकट्ठा होता है किस में होता है, लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। वो ग्लाइकोजन भी क्या है, हमारी जो बॉडी में टूटने लगेगा, टूट करके बॉडी में ग्लूकोज के रूप में टूट करके बॉडी को एनर्जी दे देगा। अब जब सब खत्म हो गया तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, माल नरिशमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है इसका कि आपका जो किसके चलते आपका माल नरिशमेंट देखने को मिलेगा टाइफाइड में, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, अब इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो क्या है, सैल्मोनेला बैक्टीरिया इसके अंदर पाया जाता है। टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो क्या है, सैल्मोनेला बैक्टीरिया है, ठीक है। ये आपके इंटेस्टाइन में चला जाएगा, मतलब कि आपने वो खाना खाया है जिसके अंदर ये बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने जब वो खाना खा लिया, आपके घर में गंदगी रहती है, मक्खियाँ घूमती रहती हैं, तो वो मक्खियाँ जो है आपको बैक्टीरिया लेके आई हैं, आपके खाने और पानी में बैठती हैं वो, और फिर आपने उसको कंज्यूम किया है। कंज्यूम करने के बाद वो ये बैक्टीरिया आपके भी इंटेस्टाइन में चला गया, और इसलिए ये क्या करेगा, इंटेस्टाइन में जाकर के अपनी जो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, उसकी वॉल पर अपने आप को कनेक्ट कर लेता है, अटैच कर लेता है, ठीक है। अटैच हिमसेल्फ टू द इपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन, और अपने बालक बनाने लगता है, यानी कि अपनी कॉलोनी जो है वो बेबी करके अपनी कॉलोनी जो है वो बढ़ाना शुरू कर देता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। फिर यही बैक्टीरिया जो है आपके ब्लड में जाने लगते हैं। जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत एक्सेस बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाएंगे, और आप फिर ये बैक्टीरिया कहाँ जाना शुरू कर देते हैं, आपके ब्लड में जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
अब जैसे ही कोई ब्लड में एक्स्ट्रा चीज़ आती है तो क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कोई फॉरेन मटेरियल आ गया है। तो वो इसीलिए बनाया जाता है हमारा इम्यून सिस्टम कि जब भी कोई बाहर की कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो बॉडी के अंदर हमें हार्मफुल करे, तो हमारी बॉडी में एक नेचुरल इम्यून सिस्टम पाया जाता है। जैसे कि कितने सारे कोविड लोगों को हुआ था, लेकिन वो फिर भी अपने आप ही ठीक हो गए, उनकी बॉडी का इम्यूनिटी पावर अच्छी थी, नेचुरल सिस्टम का एंटीबॉडीज़ का बेहतर था, तो उन्हें डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो खुद ही 3 दिन में ठीक हो गए थे। तो क्यों? क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम था वो अच्छा था। और वो जो फॉरेन मटेरियल है, यानी कि कोई ऐसा कोई मटेरियल जो बाहर से आ गया है और जो हमारी बॉडी का नहीं है, तो उसको क्या करता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर के रिलीज अपनी क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को रिलीज करता है। एंटीबॉडीज़ फाइट करती हैं उस बैक्टीरिया से और इससे केमिकल रिलीज होते हैं। ठीक है, जब केमिकल रिलीज होंगे तो वो केमिकल क्या करते हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि सैल्मोनेला बैक्टीरिया आपका आया, आपकी इंटेस्टाइन में चला गया, उसके बाद उसने अपने आप को वहाँ से कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद उसने क्या किया, आपके जो बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ाने लग गया, मतलब अपने बेबीज़ करने लग गया, आपको अपने आप को ज़्यादा बनाने लग गया वो। ठीक है, इसके बाद गो टू द ब्लड, वो जितने ज़्यादा बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। ब्लड में जाने के बाद वहाँ इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ब्लड में हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा कि भाई कोई बाहर की हार्मफुल चीज़ बॉडी में आ गई है। फिर वो एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करेगा। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या है, एक तरह के केमिकल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो क्या करते हैं, इनसे फाइट करते हैं बैक्टीरिया वायरसेस से। ठीक है, फिर क्या होगा, आपका एंटीबॉडीज़ फाइट करेंगे बैक्टीरिया से, आपका केमिकल रिलीज़ होगा। उसके बाद आपका और इन सब के बीच में केमिकल के रिलीज़ होने का क्या असर पड़ेगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसके चलते आपको फीवर आएगा। तो फीवर देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं है, वो बस एक सिम्टम है जो आपको बताता है कि भाई आपका जो बॉडी आपको बता रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ आ गया है। ठीक है, और हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फीवर देखा जाए तो बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी ही चीज़ है। वो आपकी एक तरीके से बॉडी को आपको बताया जा रहा है, अगर पता ही ना चले कि आपकी बॉडी में कुछ आया है। ठीक है, तो फिर आप जब फीवर सिम्टम हो जाता है, आपको लगता है कि भाई हम ठीक नहीं हो रहे, तो आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, फीवर के चलते तो जाते हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपको दवाई देता है, तब जाके वो वायरस आपकी बॉडी से खत्म भी हो जाता है। नहीं तो बॉडी खुद ही उसे खत्म कर लेती है, छोटे मोटे वायरल को तो बॉडी खुद ही रिकवर कर लेती है। ठीक है, फिर इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सैल्मोनेला बैक्टीरिया ये क्या करता है, ये आपको इरिटेशन, डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये एक तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करना शुरू कर देगा, इरिटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा ये। ठीक है, आपका टाइफॉइड में। ठीक है, जो आपका सैल्मोनेला बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर आपका डायरिया, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन, लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, डायरिया, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन, लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वाली प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलेगी अगर आपको टाइफॉइड की प्रॉब्लम है तो। फीवर के साथ साथ ये सब भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या है। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल सिम्टम्स में क्या क्या है, फीवर जो है वो बहुत हाई होता है, तेज़ गरम बॉडी हीटअप होने लगती है, आपके स्टमक में दर्द होगा। स्टमक में तो स्टमक में क्या, आपके इंटेस्टाइन में और स्टमक में दर्द होगा। उसका रीज़न है क्यों, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में है ना ये बैक्टीरिया, तो आपके पेट में दर्द रहेगा, क्रैम्प्स रहेंगे पेट में। ठीक है, आपका डायरिया वाला प्रॉब्लम रहेगा, आपकी एपेटाइट, खाना खाने का मन नहीं करेगा, और वॉमिटिंग रहेंगी। तो मतलब आपके डाइजेशन से रिलेटेड जो है सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बैक्टीरिया का है, इंटेस्टाइन में है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब इसका डाइटरी मैनेजमेंट क्या है। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या है, क्योंकि पता है 3 दिन के लिए रहेगा, बॉडी ठीक कर ही रही है उसे, तो बहुत ज़्यादा हम इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करें। इसमें हम फीड द फीवर पे काम करेंगे। ठीक है, फीड द फीवर का मतलब ये है कि बैक्टीरिया पे हम इतना काम नहीं कर रहे, उस पर तो हमारी बॉडी खुद से ही कर रही है, हमें फीवर पे काम करना है। मतलब हमारा जो फीवर है उसको ठीक करना है। ठीक भी क्या करना है, अगर हमारी फीवर में जो हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है तो हमें वो पूरी करनी है। ठीक है, तो इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ फीडिंग, हमें फीडिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी होगी, थोड़ा थोड़ा पर बार बार। ठीक है, मतलब कि फीवर में क्या है, आपका खाना खाने का मन नहीं है पर बीएमआर बढ़ गया है, तो आपको क्या जाए, थोड़ा थोड़ा सूप, थोड़ा थोड़ा दलिया, थोड़ा थोड़ा आपको दाल, ये थोड़ी थोड़ी देर में आपको पिलाया जाए। ठीक है, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट भी करने में उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है। ठीक है, और खाना खाने का उल्टी भी है, वॉमिटिंग भी है, तो आपको खाना खाने का मन नहीं भी कर रहा है, तो आप लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके आपको कई बार दिन में खाना दिया जाए, यानी कि फ्रिक्वेंसी बढ़ा देनी है आपकी, और थोड़ा थोड़ा पर बार बार। ठीक है, हाई कैलोरी है 20% एंड अबव। ठीक है, 20% से ऊपर जो है 20% एंड अबव हाई कैलोरी होनी चाहिए आपकी, 20% से
ऊपर आपको बढ़ा देनी है अपनी कैलोरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीएमआर बढ़ रहा है ना, और आपकी जो एनर्जी की जो डिमांड है वो भी बढ़ रहा है, तो आपको हाई कैलोरी डाइट लेनी है, ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, यानी कि प्रोटीन कितना बढ़ा देना है आपको, 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट बढ़ा देना है। क्यों? क्योंकि फीवर में टिश्यूज़ भी डैमेज होते हैं आपके, ठीक है। जो फीवर आता है उसमें आपके टिश्यूज सेल जो है वो डैमेज होने लगती है, तो उनको रिकवर करने के लिए हमें प्रोटीन भी बढ़ाना होगा, ठीक है। लो फैट लेना है आपको। लो फैट इसलिए लेना है, और कौन सा वाला लेना है, फैट थोड़ा कम करना है, क्योंकि बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट हो रहा है ना, तो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हमें लेना है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि ये वाला जो फैट है ये आसानी से क्या हो जाता है, बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें चेन्स मीडियम होती है ना, छोटी चेन्स होती हैं, तो वो क्या होता है, वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। बटर, ठीक है, बटर जो है हमारा मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स है, ठीक है। लो फाइबर्स लेना है। फाइबर हमें कम करना है। क्यों? क्योंकि एक तो फाइबर लेने से क्या होगा, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डैमेज है, फाइबर से हो सकता है उसका ब्लीडिंग, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग जो है वो भी होने लगे। दूसरा, आपका जो फाइबर क्या करेगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के उसको, इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो फाइबर आपको इसमें कम करना है। ऊपर से डायरिया भी है, डायरिया है तो वैसे भी डायरिया में फाइबर जो है वो आपको कम करना होता है। सॉफ्ट डाइट कंसिस्टेंसी, मतलब डाइट आपको सॉफ्ट लेनी है, ठीक है। सॉफ्ट मतलब पतली पतली, ठीक है। लिक्विड डाइट, एक तरीके से लिक्विड हो गया, दलिया हो गया, इस तरीके से जिसकी कंसिस्टेंसी जो हो वो पतली हो, ठीक है, सॉफ्ट हो, ठीक है। इस तरीके की डाइट आपको लेनी है। और आपका हाई कार्बोहाइड्रेट, सिंगल एंड इजी टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है, ठीक है। सिंगल और सिंगल नहीं है, सिंपल है ये, ठीक है। सिंपल एंड इजी टू डाइजेस्ट, सिंपल है ये, सिंगल नहीं है, ठीक है। सिंपल एंड इजी टू डाइजेस्ट जो है वो हमें फाइबर लेना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लेना है। कौन सा होता है सिंपल? मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, ठीक है। ये आपके सिंपल एंड इजी टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ये हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा भी था। हाई फ्लूइड लेना है, पानी बहुत लेना है। पानी का उसका रीजन और इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि आपकी बॉडी से गायब होते जा रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेने हैं, ठीक है। वाटर ज़्यादा लेना है, क्योंकि डायरिया है, स्वेटिंग है, तो आपकी बॉडी में वाटर की कमी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें इसमें, जब भी हमें टाइफाइड वाली प्रॉब्लम होगी तो इसके चलते हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक तो कैलोरी बढ़ानी है, प्रोटीन बढ़ाना है, ठीक है। फैट जो है थोड़ा कम करना है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स लेने हैं, फाइबर कम करना है, क्योंकि डायरिया भी है और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज भी है, ठीक है। सॉफ्ट डाइट कंसिस्टेंसी लेनी है, क्योंकि बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो जिसके चलते हम क्या करेंगे, थोड़ा कम हल्की डाइट लेंगे, ठीक है। सिंगल एंड इजी टू डाइजेस्ट, सिंपल एंड इजी टू डाइजेस्ट लेना है, ठीक है। और हाई फ्लूइड लेना है, ठीक है। हाई फ्लूइड मतलब वाटर खूब लेना है, ठीक है। लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है। और फीड द फीवर हमारा इसका पैटर्न होगा, हमें फीवर पे काम करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। तो अभी हमने टाइफाइड पढ़ा, टाइफाइड हमारा किसका एग्जाम्पल था, ये एक्यूट का एग्जाम्पल है। अभी जो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी जो है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा क्रोनिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ट्यूबरक्लोसिस में क्या है, इसमें एक तो जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक तो क्रोनिक है, ठीक है। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चलेगा और थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये इसको कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। स्प्रेड बाय एयर एंड बैक्टीरिया, ये किसके थ्रू, हमारा एयर एंड ब्रीदिंग के थ्रू जो है वो फैलता है। मतलब जिस घर में एक को टीबी होता है तो उस परिवार में और लोगों को भी टीबी होने के चांसेस है, क्योंकि उसकी ब्रीद, वो सांस ले रहा है और जो हवा है आसपास उससे उसका जो जैसे कोविड फैलता है ना, वैसे ये भी फैलता है। इससे क्या होगा, इफेक्ट किडनी एंड बोन्स और लिम्स नोड्स, ठीक है। ये आपकी लिम्स को इफेक्ट करता है, किडनी को इफेक्ट करता है और आपके बोन्स को इफेक्ट करता है, आपका ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। टीबी से लोगों की डेथ भी हो जाती है। और इसका जो वो है, और जो आपके लंग्स में होता है वो कौन सा वाला ट्यूबरक्लोसिस होता है, पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये वाला जो ट्यूबरक्लोसिस है ये आपके लंग्स में पाया जाता है, जो आपके फेफड़ों में हो जाता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का नाम है टीबी के बैक्टीरिया का, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्रोनिक है, एग्जाम में आता है, ठीक है, लंबे समय तक चलने वाला, ठीक है। अब है हमारा इसमें क्या होता है, अब लंबे समय तक चलेगा तो क्या होगा, आपकी जो वॉस्टिंग इन टिश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, आपकी जो मसल्स हैं, जो फैट है वो धीरे धीरे अपने आप ही बॉडी से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने उसमें देखा था पीएम में, मरासमस वाले केस में, कि बॉडी के सारा मसल जो है वो ख़त्म हो गई थी, सिर्फ एक स्किल वो बच गई थी, स्किन की झिल्ली, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा इसमें भी होता है कि धीरे धीरे, क्योंकि कई महीने तक रहता है ना, धीरे धीरे बॉडी में जितना भी स्टोर्ड है प्रोटीन और आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट, वो सब आपका धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसके चलते क्या देखने को मिलेगा, आपको इमेंसिपेशन देखने को मिलेगा। इमेंसिपेशन में क्या है, आपका लॉस ऑफ बॉडी, लीन बॉडी मास एंड वीकनेस इन बॉडी, ठीक है। इसमें, और इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी में लॉस होगा
ठीक है। और लीन बॉडी मास आपको इसमें देखने को मिलेगा, और आपका वीकनेस इन बॉडी, ठीक है। बॉडी का जितना भी मास था, जो भी आपका फैट था और जो आपकी प्रोटीन स्टोर था, मसल्स स्टोर थी, वो सब खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और बॉडी वीक दिखाई देने लगेगी, ठीक है। एग्जॉशन आपको इसमें देखने का लगेगा, एग्जॉशन मतलब थका हुआ हारा बेचारा, ठीक है। और कफ आपको खांसी बहुत होती है इसमें, ठीक है, खांसी आपको रहेगी। एक्सपेक्टोरेशन यानी कि बलगम, ठीक है, गले में जो खांसी के साथ बलगम होता है वो रहेगा, और फीवर रहेगा लो ग्रेड का, ठीक है, धीमा धीमा फीवर आपको इसमें रहेगा। तो ये क्या है, ये आपका ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस में ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको देखना है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का टीबी का जो बैक्टीरिया है वो ये है, और ये फैलता है किससे, एयर और ब्रीदिंग से फैलता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था टाइफॉइड और हेपेटाइटिस, ये हमारे किससे फैल रहे थे, ये हमारे फैल रहे थे फीकल ओरल रूट से, ठीक है, एग्जाम में आता है। और ये हमारा किससे फैल रहा है, टीबी हमारा फैल रहा है ब्रीदिंग से, ठीक है। इफेक्ट किडनी और बोन्स को इफेक्ट करता था ये। और पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हमारा लंग्स में पाया जाता है। आपको इसमें बहुत लंबे समय तक रहता है, तो आपको क्या है, इमेंसिपेशन वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बॉडी के सारे टिश्यूज जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, मसल्स लॉस हो जाएगी, ठीक है, लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा बॉडी में, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलता है। क्रोनिक है, बहुत लंबे समय तक रहता है, धीरे धीरे आपका टेम्परेचर जो है बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, इसका डाइटरी मैनेजमेंट क्या है। डाइटरी मैनेजमेंट में आप देखोगे तो इसमें एक तो आपकी जो एनर्जी है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, कितनी, लगभग 300 से 500 किलो कैलोरी पर डे, ठीक है। इतनी एनर्जी आपको बढ़ानी होगी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है। प्रोटीन आपको लेनी है 1.2 से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन आपको लेना है, हाई बायोलॉजिकल वेट। एक्चुअली आजकल ना जो आरडीए चेंज हुआ है उसके हिसाब से हो सकता है ये थोड़ा बहुत हमारी प्रोटीन वगैरह की, अगर हम आरडीए देखेंगे तो अभी तक इस पर कुछ आया नहीं है, नहीं क्योंकि पुरानी बुक्स चल रही हैं तो ऐसा कुछ आया नहीं। पर आगे आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी जो आरडीए है, जैसे जितनी भी हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं, तो इनकी भी जो आरडीए है इनमें भी थोड़ा बहुत बदलाव देखने को हमें मिले। पर क्योंकि अभी आरडीए नया आया है तो उसमें अभी इतनी सारी चीज़ें लोगों ने, जैसे हो सकता है कि वो उसमें टीबी में भी बोलें, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है नॉर्मल केस से कम हो गया है अब, ठीक है। अब अगर आपका 55 kg है तो आपको 45 kg के आसपास लेना है, आपको 45 ग्राम के आसपास आपको लेना है प्रोटीन, तो आपका कम हो गया है। पहले हम 55 kg वेट पे 55 kg ही क्या लेते थे, प्रोटीन लेते थे पुराने वाले आरडीए के हिसाब से। लेकिन अब क्या हो गया, हम 55 ग्राम हम 55 kg बॉडी वेट पे हम 55 ग्राम जो है प्रोटीन लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो नया आरडीए है उसके हिसाब से जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कम कर दी गई है, यानी कि 45 ही आपके लिए सफिशिएंट है। आपका वेट जो है 55 या 50 के आसपास है, तो ठीक है, ऐसा कुछ अब उन्होंने फॉर्मूला निकाला है। तो इसमें क्या है, अब इसमें क्या है आपका, लेकिन हमारा ये अभी सेम ही है, तो हो सकता है आने वाली बुक्स में इसमें भी बदलाव देखने को मिले, ठीक है। अब है हमारा कार्बोहाइड्रेट आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ी है तो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही तो एनर्जी होगी। फैट आपको वही लेना है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स फैट लेने हैं, ठीक है, मॉडरेट अमाउंट भी लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बटर वगैरह लेना है, ठीक है। बीएमआर इंक्रीज होगा फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, लंबे समय के लिए बीएमआर इंक्रीज हो रहा है, तो आपके बी विटामिन भी बढ़ाने होंगे, क्योंकि बी विटामिन क्या करते हैं, आपके एनर्जी को, खाने से एनर्जी निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है, आपको एनर्जी में हेल्प करते हैं बी विटामिन, तो वो भी आपको बढ़ाने होंगे, ठीक है। इंक्रीज रेटिनॉल, ठीक है, क्योंकि विटामिन ए जो है क्योंकि विटामिन ए का मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपना रेटिनॉल भी बढ़ाना है। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होगा, आपका विटामिन ए का मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, तो हमें विटामिन ए भी जो है वो बढ़ाना है, ठीक है। इंक्रीज कैल्शियम फॉर ट्यूबरक्लोसिस लेजेंस ट्रीटमेंट, ठीक है, कैल्शियम से क्या होगा, जो आपके ट्यूबरक्लोसिस में जो घाव हुए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको सही करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा ट्यूबरक्लोसिस था, ठीक है। तो इसमें यही है, लॉन्ग टर्म है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू होता है, एयर और आपका ब्रीदिंग के थ्रू फैलेगा, और आपकी किडनी, बोन्स और लिम्स को इफेक्ट करता है। पुल्मोनरी वाला जो है वो आपका लंग्स को इफेक्ट करता है। बॉडी में वॉशिंग देखने को मिलेगी, थका हुआ हो जाएगा इंसान, क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, ये सारी एनर्जी जो है उसकी बीएमआर को मेंटेन करने में ही चली जाएगी, ठीक है। फिर डाइटरी मैनेजमेंट में एनर्जी इंक्रीज करेंगे, प्रोटीन इंक्रीज करेंगे, आपका कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएंगे, और कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट जो है वो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स में लिया जाएगा, ठीक है। इंक्रीज बीएमआर, तो इंक्रीज विटामिन भी, जो आपके बड़े बी विटामिन भी बढ़ाए जाएंगे। विटामिन ए का भी जो मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट हो जाएगा, तो हमें रेटिनॉल भी बढ़ाना है, और इंक्रीज कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम भी हमें इंक्रीज करना है। चलो आज हमने जो डिजीज़ पढ़ी, अब कल को हम डायबिटीज़ पे बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।